बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को कर्मा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार की व्यस्तता और खुशियों के बीच भी आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, यानी कि हमारा कार्यक्रम अपने उद्देश्य में बिल्कुल सफल है। बड़ी ही खुशी के साथ मैं आज अपना अंक प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान का रोपा पूरा होने पर ऊपरी खेत में लगाएं कुल्थी और सरगुजा। जैविक खाद, जीवामृत और कृषि अपशिष्ट कल्चर के लिए मिलेगा अनुदान। पालक साग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। किसान धान का रोपा पूरा होने पर पड़ती रह गए ऊपरी खेत में विभिन्न सब्जियों के अलावे कुल्थी या सरगुजा की खेती कर सकते हैं। कुल्थी की खेती में VLG 19 या बिरसा कुल्थी और सरगुजा की खेती में बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3, पूजा 1 उन्नत किस्म का चयन कर सकते हैं। जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रोत्साहन योजना के तहत जैविक खाद, जीवामृत और कृषि अपशिष्ट कल्चर का उत्पादन करना है, जिसमें प्रति क्लस्टर 50 एकड़ क्षेत्र पर जीवामृत किट के लिए लाभुकों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 50% अनुदान दिया जाएगा। कृषि अपशिष्ट कल्चर के लिए कृषक के पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। इच्छुक कृषक 30 अगस्त तक जिला उद्यान पदाधिकारी रांची के कार्यालय में आवेदन जमा करें। किसान भाई, अच्छी खेती के लिए कृषि यंत्र बहुत ही जरूरी है। चाहे खेत की जुताई हो या बीज की बुआई, खरपतवार का नियंत्रण या फसल की कटाई हो, कृषि यंत्र का अहम योगदान है। कृषि यंत्र के प्रयोग से मौसम को देखते हुए फसल को भी बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। किसान भाई, कृषि यंत्र का प्रयोग कर आप समय पर खेती कर सकते हैं, वहीं समय पर फसल की कटाई में भी आसानी होती है। कोनो वीडर, रीपर, कल्टीवेटर, रोटावीटर, थ्रेशर से खेती कार्य काफी आसान हो जाता है। किसान भाई अपने खेती के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर खेती अच्छी हो रही है तो हमारे पास कोनो वीडर होना ज़रूरी है। साथ में हमारे पास ये अगर 4-6 किसान मिल कर के रीपर होना ज़रूरी है। और हमें अच्छा कल्टीवेटर, हमारे ट्रैक्टर जो खेत जोतने आता है तो उसमें कल्टीवेटर बढ़िया ढंग का और रोटावेटर भी बढ़िया ढंग का उपयोग होना चाहिए। हम सबको मिल कर के 4-5 लोगों को मिल कर के रीपर भी रखने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम अपनी धान की कटाई बहुत तेज़ी से कर सकें और मौसम को देखते हुए हम अपना फसल को बर्बाद होने से बचा सकें। तो हम सभी को अच्छे, अगर रीपर नहीं है तो बढ़िया फाल्कन का या नवीन सिकल जो है, अच्छा हंसुआ है, उसका भी उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हम काट सकते हैं। और हमें थ्रेसर जो है, जो आजकल पावर थ्रेसर आ गया है, उसका भी कम्युनिटी बेसिस पे या आसपास के किसानों को मिल करके रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत तेज़ी से हम उसको अच्छे ढंग से उपयोग में ला सकें। पालक साग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, देसी, पूसा माधवी लगाएं। पालक साग की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के पहले गोबर खाद 200 क्विंटल, बुआई के बाद नाइट्रोजन 90 किलोग्राम, स्फूर 45 किलोग्राम, पोटाश 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। पालक साग की खेती छोटी छोटी क्यारी बनाकर पंक्तियों में करें। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रेडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैंगन फसल में कीट नियंत्रण के बारे में।
बैंगन फसल में यदि 5% से ज़्यादा फलछेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या कार्बैरिल WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, जब भी हम अच्छी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है कि हमारे खेतों की मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ हो, और इसके लिए किसान भाई बहन बनवाते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, ताकि हमारी मिट्टी की जांच समय समय पर होती रहे, उसकी कमियों का पता चलता रहे और उसे दूर किया जा सके। कैसे उपयोग करें हम सॉइल हेल्थ कार्ड का, आइए पूरी जानकारी दिलाते हैं आपको इस फीचर के माध्यम से। जीवांश युक्त अच्छी मिट्टी अच्छी पैदावार की आवश्यक शर्त है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो फसल की बढ़वार के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल की जो उपज होती है उसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से पोषक तत्व भी एक प्रमुख कारक है, जिसमें हमारी जो खेती का व्यय होता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग हमारा उर्वरकों में, खादों में भी जाता है। किसान भाइयों, जो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलते हैं उसमें से कुछ भाग मृदा द्वारा एवं अधिकांश भाग जो होता है हम रासायनिक या जैविक उर्वरकों के रूप में और खादों के रूप में प्रदान करते हैं। मृदा से जो हमारे पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं पौधों को, उसमें लगातार जो हम रासायनिक उर्वरक यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें जो उर्वरा शक्ति है, जो उसका स्वास्थ्य है, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। किसान भाइयों, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आपको एक कागज़ में प्रिंट करके दी जाती है, जिसमें आपका जो खेत है उसकी मिट्टी का नमूना लेके उसकी प्रयोगशाला में जाँच की जाती है और उसके आधार पर जो आपकी भूमि है, मृदा है, उसकी जो वास्तविक स्थिति है विभिन्न पोषक तत्वों की, उसका मान उन पर अंकित किया जाता है। इसी के अनुसार उस पे जो आप जो फसल लेना चाह रहे हैं उसमें कितनी खाद की, विभिन्न उर्वरकों की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके हिसाब से आपको कितना पोषक तत्व डालना है, इन सब की जानकारी, उसके साथ साथ जो आप खेती कर रहे हैं उसके अलावा भी आप अगर किसी फसल की खेती करना चाहते हैं तो उसकी भी अनुशंसा की जाती है। आमतौर पर किसान भाई नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जैसे मुख्य पोषक तत्व खेतों में डालते हैं। मिट्टी की जांच से उन्हें मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एवं उनके सही मात्रा के निर्धारण के संबंध में सही जानकारी मिलती है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, उसकी जो अपनी क्षमता है पोषक तत्व प्रदान करने की, अगर उसका ज्ञान हमें सही हो जाता है तो उसी अनुसार हम जब उर्वरकों का या खादों का प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ हमारी जेब पे कम बोझ पड़ता है, इसके साथ ही साथ हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। यही कारण है कि मिट्टी की जांच के लिए किसान भाइयों को तमाम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, VTM अथवा कृषक मित्र की सहायता से मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि इसका जो सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम है, इसके अंतर्गत ज़िले के स्तर पे या कृषि विज्ञान केंद्रों में, विश्वविद्यालय में, जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, इन सब जगहों पे जो अभी मृदा परीक्षण कार्य है वो किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे ज़िलों में कार्यरत कृषक मित्र भाई हैं, BTM भाई हैं, इनके द्वारा आपके खेत से मिट्टी का कलेक्शन करके उन्हें प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है और उसी के अनुसार आपका जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है और किसानों को वितरित किया जाता है। आमतौर पर 3 वर्ष के अंतराल पर किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष भी मिट्टी की जांच करवाई जा सकती है। किसान भाइयों, देखिए, इसका हम 2 प्रकार से जो हमारे
खेत है उसकी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। एक तो जैसा हमने अभी बताया कि हमारे कृषक मित्र और जो ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर या BTM जिन्हें हम कहते हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनसे अगर आप संपर्क करते हैं तो वो भी आपके खेत में जाके वहाँ की मिट्टी कलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसको प्रयोगशालाओं में पहुँचाते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार आपको रिपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा जो किसान भाई हमारे इच्छुक हैं, जो स्वयं भी किसी तरह की उनको किसी न्यूट्रिएंट की ऐसी संभावना दिख रही है कि कमी है या किसी प्रकार की उनको मृदा संबंधी जो समस्या है, जैसे यहाँ की मृदा हमारी अम्लीय है या क्षारीय है, इन पोषक तत्वों की या मृदा संबंधी कोई और समस्या भी दिखती है, अगर आप खुद भी कराना चाहते हैं तो उस मृदा का जो नमूना है उसको लेके आप स्वयं भी इन सब जो हमने संस्थानों के नाम बताए वहाँ पहुँचा के उनकी जाँच करा सकते हैं। मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी के नमूने का सही ढंग से लिया जाना। एक ही खेत की मिट्टी के नमूने अलग अलग कारणों से अलग अलग हो सकते हैं। अंतः कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीके से मिट्टी नमूना एकत्र करें। देखिए किसान भाई, जैसा कि हमने बताया कि अगर कृषक मित्र या कृषि विभाग द्वारा आपकी मिट्टी की जाँच की जाती है तो वो खुद ही उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, परंतु अगर हमारे किसान भाई स्वयं मिट्टी का नमूना लेना चाहते हैं और उसकी जाँच कराना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है सबसे पहले कि हम मिट्टी का नमूना कैसे लें। तो खेत में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि फावड़े से या खुरपे से V आकार का हमें उसमें एक गड्ढा बनाना होगा। उसके लिए दोनों तरफ से खुरपे से या फावड़े से उसका एक बार फावड़ा और खुरपा चला के उसके बाद मिट्टी को निकाल लेते हैं, जिससे V आकार का छोटा सा गड्ढा बन जाता है। फिर उसके एक तरफ से हम 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा मिट्टी का टुकड़ा निकालते हैं। उसके बाद इस तरह से हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले जब हम खेत में अपनी फसल लगा रहे हैं और लगातार हम खेती कर रहे हैं तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि किस जगह की मिट्टी, कितने खेतों की मिट्टी एक समान सी है और कहाँ की जो प्लॉट है या जो भूमि का टुकड़ा है वो उर्वरा शक्ति में भिन्न है। तो जो भिन्न टुकड़ा है उसका अलग नमूना लेते हैं और जो एक समान दिख रहा है उसमें अलग अलग जगहों से बिना किसी पक्षपात के उसमें जगहें चुन के उनसे मिट्टी का नमूना ले लेते हैं। ज्ञान के लिए उसमें कोई कोडिंग कर दें या कोई नाम लिख दें, उसके जो पैकेट बना रहे हैं उसके अंदर भी पर्ची डाल दें, उसके ऊपर भी चिपका दें और इसके अलावा उसका विवरण अपने पास भी रखें। वर्तमान समय में यूं कहें कि आधुनिक कृषि के दौर में खेत की मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मानव स्वास्थ्य और खेती की लागत पर सीधा तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान भाई बहनों, जब भी हम खेती की बात करते हैं तो कुछ यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे सभी किसान भाई बहनों के पास ये यंत्र उपलब्ध हो। ऐसे में सरकार ने प्रखंड स्तर पर बैंक बनाया है जहां कृषि के उपकरण रखे होते हैं जिसका उपयोग आप भाड़े पे कर सकते हैं। कैसे करें इन यंत्रों का उपयोग, पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती बाड़ी के साधनों पर लगातार नए यंत्रों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया गया है जिसका बहुआयामी उपयोग है और कृषि कार्य को आसान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि यंत्रों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि यंत्रों के द्वारा हम अपनी खेत की मिट्टी को समतल करते हैं, मिट्टी भुरभुरी करते हैं, उसका मिट्टी जो है पोरस हो जाता है, हवादार हो जाता है और जिससे कि हम उसमें जो कोई भी फसल लगाते हैं तो उनके जड़ का विकास और उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे और पानी का बहाव जो है जो समतल हो जाने से वह बढ़िया ढंग से पानी रुकेगा नहीं और पानी आराम से बाहर भी निकल सके ज़रूरत के हिसाब से। और कृषि यंत्रों का आज के समय में जो उपयोग है बहुत ही बढ़िया है। शुरुआती दौर में मझोले और बड़े किसान खेतों की जुताई, समतलीकरण और अनाज की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते थे, लेकिन यंत्रीकरण के इस दौर में खेतों की जुताई के साथ साथ बाजार में कई ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जिससे खेतों में फसलों की क्रमबद्ध रोपाई, निकाई गुड़ाई सहित अन्य कार्य किए जाते हैं। और जब उसमें ज़रूरत पड़े, अगर ऊंची नीची ज़मीन है तो वहाँ पर हम लोग लेजर लेबलर के थ्रू जो है उसको समतल करते हैं जिससे हमारी ज़मीन जो है समतल हो जाए, पानी का ठहराव कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो, एक जैसा बराबर हो जाए। इसलिए हमें रेजर लेबलर का उपयोग करते हैं। कल्टीवेटर कई कंपनियों का अलग अलग बाज़ार में आया है जिसमें अच्छे स्तर का जो कल्टीवेटर है उसको हमें ट्रैक्टर के पीछे लगाना चाहिए और फिर उसके बाद हम उसको पाटा पीछे लगा करके उसको समतल करना चाहिए। और खेती में हम लोग कहीं कहीं पर कोशिश होता है धान को हम लोग
पैडी ट्रांसप्लांटर के द्वारा भी हम लोग जो है लगाते हैं धान को। तो उसके लिए मैट टाइप का नर्सरी तैयार किया जाता है और उस मैट टाइप की नर्सरी को पैडी ट्रांसप्लांटर जो है, पावर ट्रांसप्लांटर भी रहता है और मैनुअल ट्रांसप्लांटर भी रहता है। निकाई गुड़ाई कृषि कार्य का अभिन्न हिस्सा है। यह एक लंबे समय तक चलने वाला कार्य है जिसके लिए ज्यादा श्रम और श्रमिक की जरूरत होती है। कोनोवीडर एक ऐसा मानव चालित यंत्र है जिससे धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण में काफी सुविधा होती है। इसके बाद हमारा ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर कि खेत में हम लोग खरपतवार हटाने के लिए कोनोवीडर का उपयोग। कोनोवीडर जब हम लाइन से लगाते हैं, श्री विधि से भी लगाते हैं, तो हम जो है जब 10-10 इंच का रहता है खेत में धान लगा हुआ, तो वहाँ पर कोनोवीडर लगाते हैं, चलाते हैं। तो पहले जापानी वीडर आता है, कोनोवीडर आता है, या ऊषा वीडर भी कह करके बाज़ार में आता है। इसको चलाने से क्या होता है कि मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी ढीली होने से जो है वहाँ का जड़ का विकास अच्छा होता है। धान में कोनोवीडर 15 दिन के बाद जो चलाते हैं उससे क्या होता है कि मिट्टी ढीली हो गई, खरपतवार कट करके सड़ करके खाद बन गया और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल जड़ जो बढ़ रहा था उसको कट कर देंगे, काट देंगे, तो वो वर्टिकल जाएगा, नीचे तरफ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जाने से पौधे का बाली की लंबाई नहीं बढ़ पाती थी, तो वह नीचे जाएगा और नीचे करीब 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक का जो है पोषक तत्व खींच करके ले आएगा। तो हमारे पौध का जो है वृद्धि विकास अच्छा होगा, बाली की साइज़ बढ़ जाएगी, दाने की साइज़ उसमें बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कोनोवीडर का उपयोग करना ज़रूरी है, वो भी 2 से 3 बार करना ज़रूरी होता है 15-15 दिन के अंतर पर। जब हमको कटाई करना होता है, पहले हंसुए से करते थे, तो कभी फाल्कन सिकल या नवीन सिकल, अलग अलग सिकल्स बाज़ार में आए, लेकिन आजकल रीपर आ गया है। काटने के लिए धान को बढ़िया ढंग से कटाई कर लिया जाता है, उसमें काट करके आजकल तो अच्छे ढंग के ये भी आ गया है कि उसको कटने के बाद बंडल बांध देते हैं और फिर हम अपने खलिहान के पास लाते हैं। फसल की दवनी के लिए अब पैडी थ्रेसर उपलब्ध है। ये थ्रेसर मानव चालित और यंत्र चालित दोनों ही प्रकार के होते हैं। जुताई, रोपाई, निकाई, दवनी इत्यादि कृषि कार्यों के अतिरिक्त खाद एवं कीटनाशकों के छिड़काव और सिंचाई के लिए भी कई यंत्र बाजार में उपलब्ध है। समय समय पर उसका कृषि यंत्रों का बढ़िया ढंग से ये बढ़िया रीपर का ज़रूरत पड़ता है, आपका कोनोवीडर का ज़रूरत पड़ता है, कल्टीवेटर ज़रूरत पड़ता है। साथ में हम लोग जो है वो रोटावेटर का भी खेती में बहुत अच्छा उपयोग है। रोटावेटर के साथ साथ हम लोग जो है आजकल रिज बेड बनाने का भी मशीन आ गया है कि जो मोटा एक आपका रिज बना देगा, इस रिज के ऊपर भी लगाया जाता है। तो जो धान आजकल डायरेक्ट सीडेड है उस रिज पे भी लगाने का भी प्रचलन शुरू हो गया है। गेहूं को भी रिज पर आजकल लगाने लगे हैं लोग जो है, और आपका मक्का को भी लगा लेते हैं, उड़द मूंग को भी लगाते हैं। रिज बनाने के मशीन उसका भी अच्छा उपयोग है। साथ में हम जो है ये दूसरा कल्टीवेटर बढ़िया बढ़िया आ गए हैं। साथ में जो है ये आपका कोनोवीडर का उपयोग है और हम रेजर लेबलर का उपयोग है। तो इस तरह से तमाम हम लोग बढ़िया बढ़िया ढंग से उपयोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। और स्प्रे करने के लिए हम लोग जो है बढ़िया ढंग का आजकल स्प्रेयर, आपका इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और वीडिसाइड के लिए जो है अलग अलग स्प्रेयर है। तो और उसका नोज़ल भी अलग अलग, फ्लैट नोज़ल और साधारण नोजल का उपयोग करते हैं। विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता और आमदनी में वांछित वृद्धि संभव है। हालांकि छोटे और मझौले किसान पूंजी के अभाव में कीमती कृषि यंत्र खरीद नहीं सकते हैं, परंतु कृषि उपकरण बैंक से कम शुल्क में कृषि यंत्रों को प्राप्त कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। किसान भाई बहनों, कर्मा का त्यौहार है तो निश्चित है कि आप उसके उत्सव में शामिल होने के लिए जाएंगे। तो आज के अंक को हम यही विराम देते हैं, इस अनुरोध के साथ कि कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें खत अवश्य लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।